सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क देखते हैं। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? रिस्क जहाँ पर ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड करेगा सैंपल के ऊपर, जो डिफ़र करेगा फ्रॉम द कंक्लूजन्स एंटायर पॉपुलेशन अगर सब्जेक्ट करता है सेम ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। यानी कि जो ऑडिटर का कंक्लूजन्स है सैम्पल्स के बेसिस पे जो उसने निकाला है वो डिफ़र करेगा, मतलब अलग पड़ेगा। किससे? कंक्लूजन जो वो एंटायर पॉपुलेशन से निकालेगा जब वो सेम ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है तब। रिस्क जो होता है वो एग्जिस्ट रहता ही रहता है जब ऑडिटर यूज़ करता है सैम्पलिंग टेक्निक्स कंडक्ट करने के लिए ऑडिट। अगर एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क लो होता है तो लार्ज सैम्पल साइज ज़रूर होती है। सैम्पलिंग रिस्क जो है वो लीड करता है टू टाइप्स ऑफ द एरोनियस कंक्लूजन्स। इन केस अगर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जहाँ पर कंट्रोल्स ज़्यादा इफेक्टिव है देन दे आर एक्चुअली यार, और इन केस जहाँ पर टेस्ट ऑफ द डिटेल्स जहाँ पर मटेरियल में स्टेटमेंट्स डस नॉट एग्जिस्ट, यानी मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन एक्चुअल के अंदर तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी। ऑडिटर प्राइमरीली कंसर्न करता है टाइप्स ऑफ द एरोनियस कंक्लूजन्स के ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ द एरोनियस कंक्लूजन्स के ऊपर ऑडिटर ज़्यादा कंसर्न करता है क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं ऑडिट की इफेक्टिवनेस एंड मोर लाइकली ये लीड करते हैं इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, यानी इससे इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियंस हो सकता है ऑडिटर दे दे। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ओवर रिलायंस किया जा रहा है इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स है वो लेस इफेक्टिव है देन दे आर एक्चुअली, या तो इन केस द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स जहाँ पर मटीरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इनफैक्ट डस नॉट, यानी एक्चुअल में नहीं है। ऑडिटर को लग रहा है कि मटीरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट हो रही है लेकिन एक्चुअल में तो नहीं होती। दिस टाइप्स ऑफ द एरोनियस कंक्लूजन्स, ये टाइप का एरोनियस कंक्लूजन अफेक्ट करता है ऑडिट की एफिशिएंसी को। इट वुड यूजुअली लीड टू एडिशनल वर्क, यहाँ पर ऑडिटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एस्टेब्लिश करने के लिए। इनिशियल कंक्लूजन्स होता है वो भी उसका रॉन्ग हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज क्योंकि वो रिलायंस करके बैठा हुआ है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के ऊपर एंड डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर जो कि परफॉर्म किया गया है ऑडिटर के द्वारा। हैंस जो रिस्क है गिविंग द रॉन्ग ओपिनियन, मतलब रॉन्ग ओपिनियन देना है, वैसा रिस्क वो मिनिमाइज़ कर देता है। मतलब ज़्यादा वो चीज़ें कर रहा है, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, रॉन्ग ओपिनियन जो देना होता है वो उसका रिस्क जो होता है वो कम हो जाएगा। बट इट विल लीड्स टू द मोर डिटेल चेकिंग, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा डिटेल चेकिंग हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अगर अंडर रिलायंस किया जाता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के ऊपर तो रिस्क जो होता है इनकरेक्ट रिजेक्शंस का इन द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वो पाया जाता है। ये लीड करेगा इनएफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, यानी अगर ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं करेगा। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी होगी कंडक्ट करने के अंदर ऑडिट। रिस्क ओवर रिलायंस ऑन द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, अगर ओवर रिलायंस किया जाता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के ऊपर तो इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा इन केस ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए। वो इनकरेक्टली एक्सेप्ट करेगा इन केस ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इफेक्ट्स जो होती है इसकी, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, इट विल लीड्स टू एरोनियस ऑडिट ओपिनियन। ये क्या हो जाएगा, ऑडिट एरोनियस ऑडिट ओपिनियंस को दे सकता है और ये इफेक्ट भी करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, तो यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स है उसके ऊपर कम रिलायंस, यहाँ पर जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसके ऊपर कम रिलायंस किया जा रहा था। अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कम रिलायंस किया जा रहा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ता है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कम रिलायंस किया जा रहा है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अगर उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस किया जा रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अगर ज़्यादा रिलायंस किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑडिटर क्या करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को रिजेक्ट कर देगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगाएगा। इससे क्या हो रहा था, तो इनएफिशिएंसी हो रही थी कंडक्ट करने के लिए ऑडिट। अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस किया जा रहा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगाना था। अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कम रिलायंस किया जा रहा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर लगाएगा, जिससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट जो होगी उसको ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, वो अफेक्ट हो जाएगी एंड ये एरोनियस ऑडिट ओपिनियंस के ऊपर जाएगा। एरोनियस ऑडिट ओपिनियंस ऑडिटर दे सकता है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, रिस्क जहाँ पर ऑडिटर रीच करता है एरोनियस कंक्लूजन्स, यानी पहुँचता है वो एरोनियस कंक्लूजन्स के ऊपर। कोई भी रीजन्स नॉट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग रिस्क, यहाँ पर कोई भी रीजन्स नहीं होता जहाँ पर रिलेट किया जाता है सैम्पलिंग रिस्क को। एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया जाता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क जो है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है यूज़ ऑफ द इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियंस, यानी कि इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियंस, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दी जाएगी
क्योंकि यहाँ पर नॉन सैम्पलिंग रिस्क के अंदर क्या होता है, ऑडिटर के जजमेंट के बेस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगा दी जाए, ऐसा हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाएगा ऑडिट एविडेंस का, या तो फेलियर हो जाएगा रिकग्नाइज करने के लिए मिस स्टेटमेंट या तो डेविएशन। सोर्स होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क का, वो क्या होता है, ह्यूमन की मिस्टेक्स हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकता है सैम्पलिंग के रिजल्ट्स के अंदर। ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो भी अप्रोप्रिएटली नहीं होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट को लेकर, रिलाई किया जाएगा एरोनियस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब एरोनियस कन्फर्मेशन के ऊपर भी रिलाई कर लेगा। नॉन सैम्पलिंग टेस्ट जो होता है वो मैथमेटिकली मेजर नहीं किया जाता। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएटली पर्पस को लेकर। ईच आइटम्स जो भी वो सिलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर पर्पस के बेसिस के ऊपर वो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है कि जो पर्पस है उसका वो एकम्प्लिश होना चाहिए। अगर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती सिलेक्टेड आइटम्स के लिए, तो ऑडिटर परफॉर्म करता है प्रोसीजर्स जिसके अंदर वो रिप्लेस ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम, यानी ऑडिटर किसके ऊपर लगाएगा, ऑडिट प्रोसीजर रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है। अगर ऑडिटर अनेबल टू अप्लाई, अगर ऑडिटर अप्लाई नहीं कर पाता डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स को, या तो वो सब्सटेंटिव अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं लगा पाता, तो वो सिलेक्ट करेगा आइटम्स को। ऑडिटर ट्रीट करता है इन आइटम्स को कि इसके अंदर कोई डेविएशंस तो नहीं है ना प्रिस्क्राइब कंट्रोल्स को लेकर, मतलब कंट्रोल्स के अंदर देखता है कि कोई डेविएशंस तो नहीं आ रहा है ना। इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के किसके अंदर, या तो मिस स्टेटमेंट्स के अंदर, इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ द डिटेल, इसके अंदर क्या वो चेक करता है, डेविएशंस चेक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स, जब ज़रूर होती है परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर रिफ्रेशमेंट आइटम्स के लिए, व्हेन अवॉइडेड चेक, यहाँ पर किसका एग्जांपल लिया जा रहा है, अवॉइडेड चेक का एग्जांपल लिया जा रहा है। अगर उसको सिलेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा एविडेंस ऑफ द पेमेंट्स, ऑथोराइजेशंस, मतलब पेमेंट्स के अंदर किसने ऑथोराइज किया गया है वो देखेगा। इफ़ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है उसके चेकिंग से कि प्रॉपर्ली कैंसिल किया गया था जो भी रिटर्न चेक आया था उसको, और फिर इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डेविएशन, मतलब उसके अंदर कोई डेविएशंस नहीं है, एंड अप्रोप्रिएटली चूजन रिप्लेसमेंट इज एग्जामिन, और अप्रोप्रिएटली उसने अप्रोप्रिएटली क्या किया गया है, रिप्लेस्ड किया गया है, अप्रोप्रिएटली रिप्लेस्ड किया गया है, एंड रिप्लेस्ड जो किया गया है उसी से ही वैलिड चेक दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं किया गया कि जो कैंसिल चेक किया गया था उसको सही से कैंसिल ना करते हुए दूसरा चेक बना के दे दिया गया है किसको, पार्टी को, और जो कैंसिल नहीं किया हुआ चेक है उसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो सब वो चेक करता है, एविडेंस लेता है उसके लिए, थ्रू विच द पेमेंट हैज़ बीन मेड, जैसे पेमेंट किया गया है। एग्जाम्पल, जब ऑडिटर अनेबल टू अप्लाई द डिज़ाइंड ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर ऑडिटर अप्लाई नहीं कर पाता उसके डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स को सिलेक्टेड आइटम्स के लिए, जिससे उसको डॉक्यूमेंट करना है आइटम्स जो लॉस्ट हो गई है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑडिटर अगर मांग रहा है और क्लाइंट क्या बोल रहा है कि ये सारी आइटम्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब तो लॉस्ट हो गए, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेल्स, इसके अंदर क्या आएगा, अगर जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेल्स लॉस्ट हो जाता है तो सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है, सेल्स इनवॉइस को डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्पैच एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट ऑडिटर मांगता है। देन द कन्फर्मेशंस कैन बी सॉर्टेड, इसके अंदर क्या होता है, जो कन्फर्मेशंस होता है उसको लिया जाता है डेटर्स के पास से, मतलब अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे तो ऑडिटर क्या करेगा, कन्फर्मेशन लेगा डेटर के पास से, ऐसे 505 के हिसाब से। अगर कैश सेल्स है तो कैश बुक को भी क्रॉस वेरीफाइड करेगा वो किससे, एग्जिस्टेंस ऑफ सच ट्रांजेक्शन से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सूटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स माइट बी एग्जामिनेशंस ऑफ द subsequent cash receipt together with the evidence, their source and their items they are intended to settle when no reply has been received in response to a positive confirmation request। मतलब अगर ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते तो ऑडिटर क्या करता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस लेता है डिटेल्स के पास से। अगर डिटेल्स के पास से एक्सटर्नल पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी कन्फर्मेशंस नहीं मिल रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा, जहाँ पर वो एग्जामिन करता है किसका, कैश रिसिप्ट का, जो एविडेंस बनेगा उसके सोर्स का, मतलब ये कैश रिसिप्ट जो होगी ये एविडेंस बनेगा उसके सोर्स की, आइटम्स भी वो चेक करेगा। व्हेन वो देखेगा कि सेटलमेंट हो गया है ना, कोई रिप्लाई अगर रिसीव्ड हुआ नहीं होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, वो एविडेंस के तौर के ऊपर कैश रिसिप्ट देखता है, आइटम्स भी देखता है जहाँ पर सेटलमेंट हो गया है ना इंटरनेट आइटम्स का, वो भी वो देखता है कि पूरा सेटलमेंट्स हो गया। अदर एग्जांपल्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सैंपल कुड बी, अगर सारे ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंप्यूटराइज सेल्स, अगर सारे ट्रांजेक्शन कंप्यूटराइज सेल्स के अंदर है तो उसको भी वो चेक करेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर सेल्स रिकॉर्ड किया जा रहा है बार कोड स्कैनर से, तो क्या करेगा, वो सैंपल लेगा मैनुअल बिलिंग का, मतलब मैनुअल बिलिंग का सैंपल लेगा जो कि वो सिलेक्ट करेगा
सच आइटम्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर एडिक्वेट चेकिंग। अगर कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर तो वो देखेगा कि क्या एडिक्वेट चेकिंग करके ही रिप्लेस किया गया है ना, करेक्टनेस देखेगा वो कि मैनुअल बिलिंग जो है उसको भी वो प्रॉपर्ली चेक करेगा कि प्रॉपर्ली उसके अंदर लिखा गया है कि ये रिप्लेस्ड हुआ है और दूसरा बिलिंग दिया गया है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखेगा उसके रिलेशंस में इन रेस्पेक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल या तो रीजनेबल अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड। अगर ये पॉसिबल नहीं होता डॉक्यूमेंट देखना या डॉक्यूमेंट लेना, तो वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाइड करेगा। नीचे एंड द कॉज ऑफ द डेविएशंस एंड द मिसस्टेटमेंट्स इन एनालाइजिंग द डेविएशन। जब एनालाइज किया जाता है डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट जो भी आइडेंटिफाई किया गया है, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है मैनी कॉमन फीचर्स, यानी बहुत सारे कॉमन फीचर्स निकालता है। जब एनालाइज किया जाता है डेविएशंस, मतलब जब एनालाइज किया जाता है डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट्स जो कि आइडेंटिफाइड किया गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा मैनी कॉमन फीचर्स, बहुत सारे कॉमन फीचर्स निकालेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस क्या है, लोकेशंस क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, या तो पीरियड ऑफ द टाइमिंग क्या है, ये सारा वो क्या करेगा, ये सारे कॉमन फीचर्स निकालेगा किसके अंदर, डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स के अंदर। इन सच सर्कमस्टेंसेज, इस सर्कमस्टेंसेज के अंदर ऑडिटर डिसाइड करता है कि आइडेंटिफाइड करना है सारे आइटम्स को ऑफ द पॉपुलेशंस जो पोस्ट किया जाता है कॉमन फीचर्स, मतलब जिसका कॉमन फीचर्स है उसके अंदर, तो सारे आइटम्स को वो क्या करेगा, आइडेंटिफाइड करेगा पॉपुलेशंस में से। एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा उन आइटम्स के ऊपर जिसके अंदर कॉमन फीचर्स है। इन एडिशन सच डेविएशन या मिसस्टेटमेंट जो है वो इंटेंशनल भी हो सकता है एंड वो इंडिकेट करता है कि पॉसिबल फ्रॉड होगा। देयरफॉर ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड द कॉज, क्या नेचर है उसका और क्या कॉज है, मतलब क्या क्या कॉज हो सकती है उससे कोई भी डेविएशन या तो मिसस्टेटमेंट जो भी आइडेंटिफाई किया गया है उसके अंदर, एंड वो इवेल्युएट करेगा कि पॉसिबल इफेक्ट इसकी क्या होगी पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर एंड अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट को लेकर। इन एक्सट्रीम रेयर सर्कमस्टेंसेस, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या होता है, ऑडिटर कंसिडर करता है मिसस्टेटमेंट्स या तो डेविएशन जो कि डिस्कवर किए गए हैं सैम्पल्स के अंदर टू बी एन एनोमली। मतलब क्या होता है, जो भी मिसस्टेटमेंट और डेविएशंस डिस्कवर्ड किए गए हैं सैम्पल्स के अंदर वो एनोमली होते हैं, मतलब पॉपुलेशन से मिलते नहीं होते हैं। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, उसके अंदर ऑडिटर ऑब्टेन करेगा हाई डिग्री ऑफ द सर्टेनिटी, वो सर्टेनिटी लेगा हाई डिग्री की दैट कि जो मिसस्टेटमेंट या तो डेविएशन से ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशंस को, कि वो चेक करेगा प्रॉपरली कि सही में क्या ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना पॉपुलेशंस को। जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन कर रहा है डिग्री ऑफ द सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। वो ये कैसे करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाकर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट, उसके लिए वो क्या उससे उसको क्या मिलेगा, ऑब्टेन कर पाएगा वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के जो मिसस्टेटमेंट्स है या तो जो डेविएशंस है वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशंस को। मतलब ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट या तो जो क्या बोलते हैं डेविएशंस है उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा के वो देखेगा पॉपुलेशंस के अंदर वो अगर पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे तो वो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और क्या लेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे उसको तसल्ली हो जाएगी कि ये पूरी पॉपुलेशंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। एनोमली का मतलब, एनोमली को डिफाइन किया गया है मिसस्टेटमेंट्स या तो डेविएशंस दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स या तो डेविएशन इन द पॉपुलेशन। मतलब ऐसे मिसस्टेटमेंट्स या तो डेविएशंस जो कि मिसस्टेटमेंट या तो डेविएशंस नहीं है किसके अंदर, पॉपुलेशंस के अंदर, मतलब सैम्पल्स के अंदर तो वो मिसस्टेटमेंट डेविएशंस है लेकिन उससे पॉपुलेशंस के अंदर मिसस्टेटमेंट या तो डेविएशन नहीं हो रहे हैं। प्रोजेक्शंस इन द प्रोजेक्ट करना है किसको, मिसस्टेटमेंट को। ऑडिटर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट, ऑडिटर को ज़रूर है प्रोजेक्ट करना मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन जो भी वो ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम द ब्रॉड व्यू of the scale of the misstatement, but projection not be sufficient to determine the amount to be recorded। मतलब सिर्फ प्रोजेक्शंस ही सफिशिएंट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी अमाउंट का डेविएशन हो सकता है, कितनी अमाउंट का डेविएशन रिकॉर्ड किया गया है। ऑडिटर को रिक्वायर्ड होता है प्रोजेक्शन करना पॉपुलेशंस के अंदर से। ये ब्रॉड व्यू है स्केल ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स का, लेकिन प्रोजेक्शंस जो होता है वो वही सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। व्हेन जब मिसस्टेटमेंट्स जो एस्टेब्लिश की जाती है अगर वो एनोमली होती है, मतलब डिफरेंस होती है पॉपुलेशन से, इट मे बी एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड किया जाता है जब प्रोजेक्ट किया जाता है मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशंस। मतलब जब प्रोजेक्शन लगाया जाता है कि सैम्पल्स के अंदर इतना डेविएशंस मिसस्टेटमेंट है तो पॉपुलेशंस में कितना होगा, अगर वो देखा जाता है अगर उसके अंदर एनोमली है
तो एनोमली होने के कारण यहाँ पर ऐसे ही आइटम्स को हटा दिया जाता है जब भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं मिसस्टेटमेंट पॉपुलेशंस के अंदर। हाउएवर जो इफ़ेक्ट्स होती है सच आइटम्स सच मिसस्टेटमेंट्स की, अगर वो अनकरेक्टेड है, मतलब उसको अभी भी करेक्ट नहीं किया गया है, स्टिल नीड टू बी कंसिडर्ड इन एडिशंस टू द प्रोजेक्शंस ऑफ द नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट्स। अगर क्या था यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स होती है सच मिसस्टेटमेंट्स की, मतलब ये जो भी मिसस्टेटमेंट पाए गए हैं अगर इनको अनकरेक्ट ही रहने दिया गया तो इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी। अगर इनको अनकरेक्ट रखा गया तो इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी, वो ऑडिटर को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है और उसके लिए उसको एडिशंस करना पड़ता है प्रोजेक्शंस ऑफ दी नॉन एनोमलियस मिसस्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब उसको इनको कंसिडर करना पड़ता है कि इसकी क्या इफ़ेक्ट्स होगी अगर उसको अनकरेक्ट नहीं किया गया तो। फॉर टेस्ट ऑफ द डिटेल के लिए ऑडिटर प्रोजेक्ट करता है मिसस्टेटमेंट्स जो भी फाउंड आउट ही की गई है इन सैम्पल्स टू द पॉपुलेशंस। सैम्पल्स टू द पॉपुलेशन, जहाँ पर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स होता है, वहाँ पर अगर नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शंस ऑफ द डेविएशंस अगर नेसेसरी है तो वो सैम्पल डेविएशंस रेट देखेगा, प्रोजेक्ट करेगा डेविएशंस रेट को फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो टेस्ट ऑफ द डिटेल्स है उसके अंदर ऑडिटर प्रोजेक्ट करता है मिसस्टेटमेंट जो भी फाउंड आउट हुए हैं इन दी सैम्पल्स टू द पॉपुलेशन। मतलब वो सैम्पल्स के अंदर जितने मिसस्टेटमेंट्स होंगे उससे वो प्रोजेक्शन करेगा कि पॉपुलेशन के अंदर कितने मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। फॉर द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के लिए नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन डेविएशंस, अगर कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन डेविएशंस नहीं निकलता है तो जो सैम्पल डेविएशंस रेट है वो प्रोजेक्शन डेविएशन रेट के लिए भी सेम होगा। नेसेसरी सिंस द सैम्पल डेविएशन रेट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड डेविएशंस रेट, मतलब दोनों सेम होंगे पूरे पॉपुलेशन एज अ होल के लिए। इवेल्युएट करना है रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिटर इवेल्युएट करता है रिजल्ट ऑफ द सैम्पल्स को। ऑडिटर क्या करता है, इवेल्युएट करता है किसके रिजल्ट को, सैम्पल्स के रिजल्ट को। वेदर यूज़ करना है ऑडिट सैम्पलिंग, क्या उसको यूज़ करना है ऑडिट सैम्पलिंग जो प्रोवाइड करेगा रीजनेबल बेसिस कंक्लूशंस तक पहुंचने के लिए कि जो पॉपुलेशंस है वो भी टेस्ट हो गई है, मतलब सैम्पल के बेसिस से वो पॉपुलेशंस को, सैम्पल्स के बेसिस का जो भी रिज़ल्ट होगा उससे वो पॉपुलेशंस का रिज़ल्ट ड्रॉन करेगा। फ्यू टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। फॉर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के लिए अनएक्सपेक्टेड हाई सैम्पल डेविएशन रेट लीड करता है इंक्रीज़ इन द एसेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया गया है हाई सैम्पल डेविएशंस, मतलब सैम्पल्स के अंदर ज़्यादा डेविएशंस आ रहा है पॉपुलेशन से, तो ये लीड करेगा इंक्रीज़ इन द असेस रिस्क को, मतलब ऑडिटर अपना रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को जो वो असेस कर रहा है उसको बढ़ा देगा। अनलेस फर्दर द ऑडिट एविडेंस सब्सटेंटिंग द इनिशियल असेसमेंट इज़ ऑब्टेन, मतलब जब तक उसको फर्दर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक वो इसको बढ़ा हुआ ही रखेगा। फॉर टेस्ट ऑफ द डिटेल्स के लिए अनएक्सपेक्टेडली हाई मिसस्टेटमेंट्स अमाउंट इन द सैम्पल्स मे कॉज द ऑडिटर टू बिलीव्स दैट द क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शंस या तो अकाउंट बैलेंस इज मटीरियली misstated in absence of the further audit evidence. There is no material misstatement exist in absence of the further audit evidence. मतलब उसको further audit evidence लेना पड़ेगा किसका, कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसका, वहाँ तक वो क्या मानेगा कि अनएक्सपेक्टेडली हाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो है सैम्पल्स के अंदर, जिससे ऑडिटर बिलीव करता है कि वो किसके अंदर हो सकती है, क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के अंदर हो सकती है, अकाउंट बैलेंस के अंदर हो सकती है, तो हाँ अकाउंट्स बैलेंस के अंदर हो सकती है। इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स के अंदर प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट दोनों को कंसिडर करता है वो। टेस्ट ऑफ द डिटेल्स के अंदर क्या करता है वो, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट्स दोनों को कंसिडर करता है। अगर कोई है तो एनोमलस मिसस्टेटमेंट ऑडिटर क्या करेगा, बेस्ट एस्टिमेट करेगा मिसस्टेटमेंट्स इन द पॉपुलेशंस, और इससे वो क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा कि सैम्पल्स में इतनी है तो पॉपुलेशंस में कितनी हो सकती है। व्हेन प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट, जब प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड एनोमलस मिसस्टेटमेंट अगर कोई है तो अगर वो एक्सीड कर जाती है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से, यानी ऑडिटर जो सहन कर रहा है मिसस्टेटमेंट उससे अगर वो एक्सीड कर जाती है तो सैम्पल डज नॉट प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन्स, तो सैम्पल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा रीजनेबल कंक्लूजन्स के पॉपुलेशन जो है वो टेस्ट किया गया है, मतलब पॉपुलेशंस
अगर यहाँ पर एक्सीड कर जाती है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से क्या, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिसस्टेटमेंट, तो जो सैम्पल्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है रीजनेबल बेसिस, मतलब वहाँ पर जो सैम्पल्स लिया गया है वो रीजनेबल बेसिस का कंक्लूजन नहीं निकाल के देगा पॉपुलेशंस के लिए, मतलब सैम्पल्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पॉपुलेशंस को, एग्जाम्पल का रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन का रिजल्ट नहीं माना जाएगा। द क्लोजर द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर क्लोज होती है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली एक्चुअल मिस स्टेटमेंट जो है पॉपुलेशंस के अंदर वो एक्सीड कर जाएगी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, यानी कि क्या होगा, जो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट है वो पता पड़ पाएगी पॉपुलेशंस के अंदर अगर क्लोज रहता है क्या, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस मिस स्टेटमेंट may exceed the tolerable misstatement. More likely that the actual misstatement in the population may exceed the tolerable misstatement. यानी actual misstatement जो है populations के अंदर वो exceed कर जाएगी tolerable misstatement से। यहाँ पर क्या था, जब projected misstatement plus anomalous misstatements अगर कोई होती है वो exceed कर जाती है अगर tolerable misstatement से, तो जो सैम्पल्स है वो प्रोवाइड नहीं करता है हमको रीजनेबल बेसिस ऑफ द कंक्लूजन, मतलब उससे रीजनेबल बेसिस ऑफ द कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है। क्लोज अगर होता है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस में एनुअल मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर भी मोस्ट लाइकली चांसेस है कि जो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन है वो एक्सीड हो जाएगी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से। ऑल्सो अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज़्यादा निकल जाता है ऑडिटर के एक्सपेक्टेड ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स जो भी यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सैम्पल साइज, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अनएक्सेप्टेबल मिस स्टेटमेंट रिस्क जो है दैट जहाँ पर एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स इन द पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, यानी कि जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है अगर वो ज़्यादा निकल जाती है ऑडिटर के एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अनएक्सपेक्टेड सैम्पलिंग रिस्क है। यहाँ पर ऑडिटर कंक्लूड क्या करता है कि यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क है, जहाँ पर एक्चुअल मिस स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन के अंदर है वो एक्सीड कर रही है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से। कंसिडरिंग द रिजल्ट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स हेल्प करता है हमको असेस करने के लिए रिस्क दैट जो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स है पॉपुलेशन के अंदर वो एक्सीड करेगी किससे, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, एंड जो रिस्क है वो भी रिड्यूस किया जाता है अगर एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाए तो, मतलब इस रिस्क को भी कम किया जा सकता है अगर एडिशनल ऑडिट एविडेंस लिया जाए तो। इन केस अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ऑडिट सैम्पलिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है रीजनेबल बेसिस कंक्लूजन्स का अबाउट द पॉपुलेशंस जो कि टेस्ट की जा रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि इन्वेस्टिगेट कीजिए मिस स्टेटमेंट्स को जो भी आइडेंटिफाइड की गई है एंड पोटेंशियल फॉर द फर्दर मिस स्टेटमेंट्स, एंड जो भी पोटेंशियल मतलब हो सकती मिस स्टेटमेंट्स है उनको भी इन्वेस्टिगेट करिए, और जो आइडेंटिफाइड की गई है मिस स्टेटमेंट उसको भी इन्वेस्टिगेट करिए। टू मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना है, टेलरिंग करना है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब ऑडिटर क्या करेगा, बढ़ा देगा उसके नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड एश्योरेंस, मतलब एश्योरेंस लेने के लिए वो अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी बढ़ा देगा, उसका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल्स इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर ऑडिटर एक्सटेंड करता है सैम्पल टेस्ट एंड अल्टरनेटिव कंट्रोल्स, या तो मॉडिफाइड करता है वो रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को। यहाँ पर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उसको हम लोग को बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है, प्रोसेस है जहाँ पर डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन के अंदर, हर ग्रुप जो होता है सैम्पल्स यूनिट का उसको उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऑफ्टन मॉनिटरी वैल्यू, और ये मॉनिटरी वैल्यू के अंदर हो सकता है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, मॉनिटरी अमाउंट सेट की जाती है ऑडिटर के द्वारा इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, जहाँ पर ऑडिटर ढूंढता है, सीख करता है ऑब्टेन करने के लिए एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द एश्योरेंस, मतलब एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द एश्योरेंस को ढूंढता है वो, जहाँ पर मॉनिटरी अमाउंट जो है ऑडिटर एक्सीड नहीं कर जानी चाहिए एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स इन द पॉपुलेशन से। टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशंस क्या होता है, रेट ऑफ द डेविएशंस जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर्स के अंदर सेट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, जहाँ पर ऑडिटर ढूंढता है ऑब्टेन करता है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द एश्योरेंस कि जो रेट ऑफ द डेविएशन सेट किया गया है ऑडिटर के द्वारा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशन इन द पॉपुलेशन से।